माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें अपना कुछ भी पीछे छोड़ के जाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो बाहर भी चले जाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए शहर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो बेटी होती है वो एक ऐसा काम कर जाती है कि 2 लोगों की मौत हो जाती है, और जो उसकी माँ होती है वो जीवन और मृत्यु के बीच में ऐसे फंस जाती है कि ना तो वो मर ही पा रही है और ना ही वो जिंदा रह पा रही है। दोस्तों, ऐसा क्या किया उस लड़की ने जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है? आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, मैं आज जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक जिला पड़ता है रांची, और उसी का बांद्रा, जनकपुर और ओझा मार्केट की ये कहानी है। 18 जून 2022 का ये सुबह सुबह का वाक़या है। राहगीर घर से बाहर की तरफ निकल कर जा रहे होते हैं, तो अचानक एक घर में जो ओझा मार्केट में है उसमें से बूंद खून की निकल कर बाहर की तरफ आ रही है। जैसे ही उन खून की बूंदों को लोग बाग देखते हैं तो वहाँ रुककर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वहाँ खड़े होकर सोचने लगते हैं कि ये खून की बूंदें इस घर से किस तरह से आ रही हैं। जैसे ही वहाँ पर और लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग इसकी तलाश में लग जाते हैं कि ये खून की बूंदें किस तरह से निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, और मौके पर ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, और पुलिस आकर लोगों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ती है। जैसे ही दरवाजे को तोड़ा जाता है तो दरवाजे के साथ में ही एक 45 साल की लेडीज, जिसका नाम चंदा होता है, वो दर्द से करहा रही होती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती है, लेकिन बात करना चाहती है, लेकिन उसका ब्लड इतना ज़्यादा निकल चुका होता है शरीर से कि वो बोलने में सक्षम नहीं होती, और आनन फानन में ही जल्द ही उसे राजेंद्र विज्ञान संस्थान में जाकर भर्ती करा दिया जाता है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल होता है कि इस औरत को मारने वाला कौन होता है। इस घर में 2 लोग इसके अलावा और रहते हैं। एक इसकी बेटी जिसकी उम्र 17 साल, जिसका नाम होता है श्वेता सिंह, और एक इसका बेटा जिसकी उम्र होती है 14 साल और जिसका नाम होता है प्रवीण कुमार, उर्फ उसे ओम भी कहा करते थे। दोस्तों, जैसे ही पुलिस और जो गांव के, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं, तो सीढ़ियों के पास में प्रवीण कुमार की लाश पड़ी मिलती है। उसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है, और थोड़े ही आगे और बढ़ते हैं तो श्वेता सिंह, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसकी लाश पड़ी मिलती है। दोस्तों, अब तो पूरे ही इलाके में हंगामा हो जाता, पूरा इलाका एकदम से सन्न हो जाता है, और आपस में लोग बातचीत करने लगते हैं कि एक परिवार में 3 लोग रहते थे और तीनों लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, जिनमें जो माँ होती है 40 साल की, वो अभी भी ऐसी अवस्था में है कि वो ना तो जिंदी है और ना ही मर पा रही है। दोस्तों, माहौल इतना गर्मा जाता है, पुलिस भी चारों तरफ से यह खोजने की कोशिश में लग जाती है कि ये क्राइम करने वाला कौन है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, घर में जो सामान रखा होता है, सामान को देखती है तो सामान ज्यों का त्यों है। उसमें ना तो किसी का कोई सामान फैला हुआ है, ना ही कोई कपड़े फैले हुए हैं। इसका मतलब एक तो साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो भी ये क्राइम करके गया है वो चोरी के मसले से या चोरी के उद्देश्य से नहीं आया है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस आगे जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस घर का जो मालिक है संजीव कुमार, वो आबू धाबी में रहकर नौकरी किया करता है। संजीव कुमार को फ़ोन किया जाता है और उससे सारी डिटेल बताई जाती है, तो संजीव कुमार भी घबरा जाता है, और वो उनको बताता है कि मेरे परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक लड़का, जिसको मेरी वाइफ ने बताया था कि वो हमारी लड़की के साथ में अवैध संबंध रखता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती किया करता है। मेरी वाइफ उसे कई बार मना करती थी, लेकिन वो नहीं मानने वाला होता है। दोस्तों, उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। पुलिस में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो उस लड़के के खिलाफ दे दी जाती है। लड़के का नाम होता है अर्पित, और जिसकी उम्र होती है 19 साल। दोस्तों, अब तो पुलिस अर्पित की तलाश में लग जाती है। उसकी मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तो मोबाइल की जो लोकेशन होती है, कई बार वो इस मोहल्ले में, इस इलाके में दिखाई देती है।
उससे पुलिस को और भी शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं अर्पित का इसमें हाथ है। दोस्तों, धीरे धीरे आस पड़ोस के राज्यों में भी ढूंढा जाता है, लेकिन वो लड़का जल्द से ही मिलने वाला नहीं होता। 18 जून से बढ़कर 5-6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तब तक भी उस अर्पित का कहीं भी अता पता नहीं लगता। लेकिन 26 जून को उस अर्पित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तब एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों, अर्पित बताता है कि मैं उसकी बेटी श्वेता सिंह से प्यार किया करता था और उससे छुप छुप के मिला करता था, लेकिन जो इसकी माँ थी चंदा देवी, वो हमारे इस प्यार के खिलाफ थी, वो हमें मिलने नहीं देना चाहती थी। लेकिन श्वेता भी मेरे से मिलने की कोशिश किया करती थी और मैं भी उससे मिलने की कोशिश किया करता था। रात को कई बार मैं उसके घर जाया करता था। एक दिन का वाक़या होता है जो 17 और 18 जून की रात होती है, पीत की करीब 2 या 2:30 बजे का टाइम होता है, जब ये पीछे से सीढ़ी लगाकर उनके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और घर के अंदर जाकर श्वेता सिंह से मिलने लगता है। और जैसे ही चंदा देवी की आंखें खुलती हैं, वो पानी पीने के लिए बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ ऐसी हालत में है जिसे देखकर वो एकदम से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और भागकर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है, उसके ऊपर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़का उस औरत को धक्का मार देता है और वहीं पर एक फ्रीज के ऊपर चाकू रखा होता है, उस चाकू को उठाता है और ताबड़तोड़ उस चंदा के ऊपर वार कर देता है और उसे लहूलुहान वहीं पर कर देता है। वहीं पर लहूलुहान होने के बाद चंदा की चीख निकलती है। चीख को सुनकर जो उसका 14 साल का बेटा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और 14 साल का बेटा भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। तो 14 साल के बेटे के ऊपर भी पहले चाकू से वार किया जाता है, लेकिन चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। छूटने के बाद वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा होता है और हथौड़े से ताबड़तोड़ उस 14 साल के प्रवीण कुमार के ऊपर वार किया जाता है। प्रवीण कुमार वहीं पर लहूलुहान हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर यह सब श्वेता सिंह भी देख रही होती है। श्वेता सिंह भी आकर उससे लड़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को मार दिया। वो भी उसके साथ में लड़ाई करने लगती है। अब अर्पित श्वेता सिंह के ऊपर भी वार करने लगता है। उसी चाकू से और उसी हथौड़े से श्वेता सिंह के ऊपर भी वार किया जाता है और श्वेता सिंह को भी वहीं पर मार के वहाँ से वो लड़का पीछे से सीढ़ियों से उतरकर फरार हो जाता है। जब पुलिस इसकी गिरफ्तारी करती है तो ये सब पुलिस को पता चलता है और अगले ही दिन जो 27 जून होता है, एसपी वहाँ के जो होते हैं अंशुमन कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही कहते हैं कि इसमें जो भी ज़्यादा कमी थी इस लड़के की थी और इस लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? एक बेटी जो अपने माँ बाप की बात नहीं मान रही थी, वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी उस लड़के से मिल रही थी, क्या वो सही कर रही थी? माँ बाप अपने बेटा बेटी को गांव से लेकर वो शहर में आते हैं और शहर में आकर उन्हें अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। दोस्तों, इन लोगों के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये बिहार के एक सारण जिले में दावत इटावा खावत के एक जगह होती है, वहाँ के रहने वाले होते हैं। वहाँ से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये रांची झारखंड में आ जाते हैं और यहाँ आकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। डीएवी स्कूल में उनको पढ़ाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है वो ऐसा काम कर जाती है कि 2 लोगों की तो वहाँ पर मौत हो जाती, खुद बेटी भी मर जाती है और उसका जो छोटा भाई होता है उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और माँ का जो जीवन है आज भी इस कदर है कि वो मृत्यु और जीवन के बीच में अटकी हुई है, ना तो वो मर ही पा रही है और ना ही वो जिंदा रह पा रही है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर किसकी ज़्यादा आपको कमी लगती है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।